डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जेरेंट टेस्ट करके बताया था। ठीक है, जेरेंट टेस्ट करके बताया था। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जेरेंट और पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात कर रहे हैं, दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है और इसीलिए कभी कभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है कि उनको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो पिछले जो वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप जेरेंट को पहचानेंगे जेरेंट टेस्ट करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं पार्टिसिपल टेस्ट करके आपको बोलूंगी कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये पार्टिसिपल है सेंटेंस में, क्योंकि दोनों ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है अगर आप उसको ठीक से ना देखें और समझे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो उसको प्लीज पूरा देखा करिए। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आप थोड़ा सा देख के जब छोड़ देते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली वीडियो किस टॉपिक पर बना हुआ है और क्या बोलना चाहता है। थर्ड थिंग मैं आपको एक और बोलना चाहती हूँ कि आप जो है वीडियो को कई बार देखें। देखिए, ग्रामर जो होता है वो मैथ्स के सम लगाने के बराबर होता है, यानी आप जितना सम्स लगाएंगे उतना जो है आपको फायदा मिलेगा। सेम वे ग्रामर के वीडियोस को अच्छे समझने के लिए कई बार देखना और एक्सरसाइजेस करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो आज हम करेंगे पार्टिसिपल टेस्ट और आपको पता चलेगा कि ये पार्टिसिपल है सेंटेंस में, जेरेंट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम वन बाय वन पार्टिसिपल टेस्ट करेंगे और उसको आप जानेंगे कि पार्टिसिपल और जेरेंट में अंतर क्या है। और जेरेंट को अच्छे से जानने के लिए पिछला वीडियो मेरा अच्छे से देखिए कि जेरेंट को कैसे पहचाने कि जेरेंट है, जेरेंट टेस्ट को देख के। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि पार्टिसिपल को हम किस तरह से पहचानते हैं। तो आपको तो मालूम है कि पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी अपने बाद या अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है। ठीक है, अब देखिए पार्टिसिपल जो होता है, सबसे पहला रूल जो पार्टिसिपल का है वो होता है कि आप जो है एक एडजेक्टिव क्लॉज को देखेंगे। एक एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी उसको रिड्यूस करके पार्टिसिपल बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहला रूल है कि एडजेक्टिव क्लॉज से हम जो है पार्टिसिपल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी उसको रिड्यूस्ड फॉर्म होता है वो, और फिर एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, यानी पार्टिसिपल फ्रेज को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कैसे हम पार्टिसिपल फ्रेज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं यहां पे, अब देखिए कैसे। सबसे पहले आप इसका टॉपिक लिखिए कि रिड्यूस्ड फॉर्म, यहां पे आप लिखिए रिड्यूस्ड फॉर्म एडजेक्टिव क्लॉज। बेटा देखो, एडजेक्टिव रिड्यूस फॉर्म एडजेक्टिव क्लॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले आप जानिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। आपको पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और क्लॉज किसे कहते हैं? कुछ शब्दों का समूह जो है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहता है, उसको क्लॉज कहते हैं। अगर आपने मेरा क्लॉज वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ये एडवांस लेवल ग्रामर है बेटा, इसके लिए आपको फ्रेज, क्लॉज हर चीज आना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करके फिर मैं लिखती हूँ, तो ताकि जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए, ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे? द गर्ल हु इज बाइंग वेजिटेबल्स
इज माई न्यू नेबर। अब ध्यान से देखिए, द गर्ल हु इज बाइंग वेजिटेबल इज माई न्यू नेबर। इस सेंटेंस में जो है यहां से लेके हु इज बाइंग वेजिटेबल, ठीक है। द गर्ल सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आया है और उसके बाद हु इज बाइंग वेजिटेबल तक एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। और क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, ठीक है। तो ये देखो, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये जो है क्लॉज है। द गर्ल हु इज बाइंग वेजिटेबल, यहां तक क्लॉज है। उसके बाद इज माई न्यू नेबर, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिड्यूस करके पार्टिसिपल जो है निकाल सकते हैं। यानी पार्टिसिपल पहचानने का तरीका एक है कि उसको एडजेक्टिव क्लॉज से रिड्यूस किया जा सकता है। अब यहां पर मैंने क्या किया, द गर्ल हु इज को मैंने काट दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, द गर्ल बाइंग वेजिटेबल इज माई न्यू नेबर, ये हमारा एक एडजेक्टिव एक पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। द गर्ल बाइंग वेजिटेबल इज माई न्यू नेबर। अब कैसे बन गया, थोड़ा ध्यान दो। द गर्ल जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसी गर्ल को ये पार्टिसिपल फ्रेज जो है हु इज को मैंने हटा दिया, ठीक है, हु इज को हटा दिया। द गर्ल बाइंग वेजिटेबल, वो लड़की जो सब्जी खरीदती हुई वो लड़की जो है वो मेरी नई पड़ोसी है। तो द गर्ल बाइंग वेजिटेबल, यहाँ पे बेटा जो है बाइंग तक जो है, बाइंग तो आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि उसका काम कर रहा है, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखो, कभी कभी नाउन के पहले आता है, कभी कभी नाउन के बाद में भी आ जाता है, तो यहाँ पे बाद में आया है द गर्ल बाइंग वेजिटेबल। अब यहाँ पे वेजिटेबल जो वर्ड है ये एक बाइंग के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब से लिया जाता है, ठीक है भाई। वर्ब से तो बनता है आईएनजी लगाकर, है ना, टॉकिंग, बाइंग, गोइंग, सो वर्ब से ही आईएनजी लगा के बनता है। तो वर्ब का जो नेचर होता है वो होता है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेना। तो यहां पे देखो, द गर्ल बाइंग वेजिटेबल, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बाइंग क्या, वेजिटेबल। तो यहां तक फ्रेज हमारा बन गया, द गर्ल बाइंग वेजिटेबल, ठीक है। द गर्ल जो है सेंटेंस में एक नाउन आया है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, बाइंग वेजिटेबल। यहाँ पे हु इज हमने काट दिया, हु इज होता तो एक क्लॉज हो जाता। तो मैंने कहा द गर्ल बाइंग वेजिटेबल इज माई न्यू नेबर, वो लड़की जो सब्जी खरीद रही है, सब्जी खरीदती हुई वो लड़की, खरीद रही है नहीं बोलेंगे, खरीदती हुई वो लड़की मेरी नई पड़ोसी है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां पर अगर हमने इसको हटा भी दिया, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, अगर हम बाइंग वेजिटेबल हटा दे तो भी ये सेंस दे रहा है, द गर्ल इज माई न्यू नेबर। किसी लड़की को हम दिखा रहे हैं, हमने कहा द गर्ल इज माई न्यू नेबर, लेकिन उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने कहा कि द गर्ल हु इज बाइंग वेजिटेबल, जो सब्जी खरीद रही है वो हमारी नई पड़ोसी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। अब पहचानेंगे कैसे, आप उसके पहले हु इज लगा दीजिए। हु इज अब लगा देंगे, मतलब देखो दो तरह है, अगर कोई इंसान है तो हु इज लगा देंगे या हु वॉज लगा देंगे, अगर कोई वस्तु है तो विच वॉज लगा देंगे या विचेस लगा देंगे। अब इसमें देखो, द गर्ल वेयरिंग ब्लू साड़ी इज माई कजन, इसमें ऑलरेडी मैंने हु इज को हटा दिया है, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपल फ्रेज बन गया है, ठीक है। और आप पहचान रहे कि ये पार्टिसिपल है, कैसे पहचाना, आप अगर इसके अंदर हु इज लगा देंगे तो ये अर्थ देने लगता है। ये ऑलरेडी एक रिड्यूस फॉर्म है जिसमें मैंने ऑलरेडी हु इज को हटा दिया। अब इसको हु इज लगा के एक्सपैंड फॉर्म में कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं द गर्ल हु इज वेयरिंग ब्लू साड़ी इज माई कजन, और ये मीनिंग देने लगता है आपको, है ना। तो आप पहचान गए ये पार्टिसिपल है, यानी किसी भी पार्टिसिपल को जो है, पार्टिसिपल फ्रेज को हम उसको नाउन क्लॉज में, यानी किसी भी पार्टिसिपल फ्रेज को हम एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ पहचानने का कि पार्टिसिपल कैन बी
reduced from an adjective clause and can be expanded as an adjective clause। ये दो रूल हुआ, ठीक है, कि उसको अच्छा देखो, अगर कोई वस्तु हो, अगर मैंने बोला which is shining in the showroom is very costly, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा कि द ड्रेस विच इज शाइनिंग इन द शोरूम, एक ऐसा कपड़ा जो शोरूम में शाइन कर रहा है यानी चमक रहा है। द ड्रेस विच इज शाइनिंग इन द शोरूम इज वेरी कॉस्टली। अब ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रेस के बारे में जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये क्लॉज है। अब इसको रिड्यूस करके हम पार्टिसिपल फ्रेज निकाल लेंगे, तो हमें करना क्या है, विच इज को हम हटा देंगे, ठीक है। अब विच इज को जब हम हटा देंगे तो आप देखेंगे कि द ड्रेस शाइनिंग इन द शोरूम इज वेरी कॉस्टली। ये एक पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। किसके बारे में? पार्टिसिपल हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वो ड्रेस जो चमकता हुआ है शोरूम में बहुत ही कीमती है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। पार्टिसिपल फ्रेज अगर इस तरह से आता है, विच इज नहीं आता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता, तो तुरंत क्या करेंगे आप, इसको जो है सब्जेक्ट और वर्ब लगा के देख लेंगे कि उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर वो फिट बैठ जाता है तो समझ लीजिए पार्टिसिपल फ्रेज है, अदरवाइज ये क्लॉज है। अब क्योंकि इसको क्लॉज में और फ्रेज में दोनों में हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो क्लॉज में फ्रेज अगर चेंज करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, तो हमको सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब हटा दें तो ये रिड्यूस्ड बन के पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि जो जेरेन टेस्ट हुआ था उसमें मैंने बताया था कि जो ये आईएनजी फॉर्म है उसको जो आप बदल सकते हैं समथिंग से, इट से, दिस से, दैट से बदल सकते हैं, मैंने बोला था ना। तो जरा इसको जरा बदल के हम देखते हैं। द ड्रेस विच इज समथिंग शाइनिंग इन द शोरूम, ये नहीं बैठ रहा है। या अगर मैंने कहा द ड्रेस विच इज इट इज इन द शोरूम, ये भी अजीब सा लग रहा है। अगर मैंने यहाँ बोला द ड्रेस विच इज दैट इन द शोरूम, ये भी नई मीनिंग बन रहा है। तो याद रखिए कि जेरेंट टेस्ट को आप पहले देखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले, उसके बाद आप जो है पार्टिसिपल टेस्ट में आइएगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए कि एडजेक्टिव क्लॉज का रिड्यूस फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है। हमको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देना है, और हटा के जो है पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है। और उसको अगर हम लगा दे तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें फिट बैठ रहा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये एक तरीका हुआ पहचानने का, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो है किसी एडवर्बियल क्लॉज जो होता है, यानी एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज से भी पार्टिसिपल फ्रेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। भाई एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में वर्ब के यानी किसी भी एक्शन के करने का कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देता है एडवर्ब, ठीक है। आपको पता ही है एडवर्ब क्लॉज यानी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो अब जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसको भी रिड्यूस करके हम पार्टिसिपल फ्रेज को प्राप्त कर सकते हैं, है ना मजेदार बात। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम एक एडवर्ब क्लॉज को रिड्यूस करके पार्टिसिपल फ्रेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस दो सेंटेंसेस को जो है ध्यान से देखिए। ये दोनों जो है एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज है। आपको पता है कि एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, मेन किसी सेंटेंस में आए हुए, प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब के एक्शन को बताता है। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर यू क्लीन द किचन यू शुड क्लीन द टॉयलेट, ठीक है। अब यू शुड क्लीन द टॉयलेट एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और बिफोर यू क्लीन द किचन जो है एक जो है एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है
सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आया है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, और उसके पहले कंजंक्शन बिफोर लगा है, ठीक है, पहले, यानी बिफोर यू क्लीन द किचन यू शुड क्लीन द टॉयलेट। तो यू शुड क्लीन द टॉयलेट, ये देखो मेन सेंटेंस में जो वर्ब आया उसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले जो है आप किचन को साफ करो, उसके बाद टॉयलेट को साफ करो। तो ये तो एक एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज को आप अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला एडवांस लेवल वीडियो है, और उसको तभी आप समझ पाएंगे जब आपको छोटी छोटी चीजों की जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एक पार्टिसिपल को या पार्टिसिपल फ्रेज को, बेटा पार्टिसिपल जब आईएनजी वर्ड अकेला आता है तो पार्टिसिपल है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को। पार्टिसिपल फ्रेज कुछ शब्दों के साथ जो है आईएनजी फॉर्म आता है उसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हम करेंगे, हमको सब्जेक्ट और वर्ब हटा देना है, ठीक है। अब बिफोर जो कंजंक्शन उसको हम रहने देंगे और सब्जेक्ट और वर्ब हटा देंगे। बिफोर यू क्लीन द किचन यू शुड क्लीन द टॉयलेट। तो अब ये जो वर्ब है इसको हम पार्टिसिपल बना देंगे, तो हमारा जो सेंटेंस होगा ये इस तरह बनेगा, बिफोर क्लीनिंग द किचन, ठीक है, बिफोर क्लीनिंग द किचन यू शुड क्लीन द टॉयलेट, यू शुड क्लीन द टॉयलेट। अच्छा एक चीज अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिफोर क्लीनिंग द किचन यू शुड क्लीन द टॉयलेट। तो यहाँ पे यू शुड क्लीन द टॉयलेट तो मैंने ऐसे जोड़ के आपको बता दिया है, हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है बिफोर क्लीनिंग द किचन। लेकिन अब जो है पार्टिसिपल फ्रेज जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ पे वो किस नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मेन सेंटेंस में आए हुए यू को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा वाला सेंटेंस देखो, बिफोर यू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 यू शुड कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1, बिफोर यू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 2 यू शुड कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद हमने यू को काट दिया, ठीक है, यू को हटा दिया है, यू को हटा दिया क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज था, इसको हमने रिड्यूस करके पार्टिसिपल फ्रेज बना दिया, तो इसको हमने यू को हटा दिया और हमने कंप्लीट जो वर्ब था इसको आईएनजी जोड़ के एक पार्टिसिपल बना दिया। बिफोर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 2 तक हमारा फ्रेज है। अब आप कहेंगे मैम ये चैप्टर नंबर 2 तक क्यों है, क्या है ये? देखो बेटा बाय नेचर क्या होता है कि पार्टिसिपल एक वर्ब से बनता है, तो इसकी जो हैबिट है कि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि अगर हमने कहा बिफोर कंप्लीटिंग फिर क्वेश्चन उठता है क्या, तो बिफोर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 2 तक जो है आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये जो है अगले सेंटेंस में आए हुए इस प्रोनाउन को हिट कर रहा है, ठीक है, यू, यानी इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिफोर यू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 2 यू शुड कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे ये यू को जो है डिस्क्राइब कर रहा है तुमको, ठीक है। तो बस पार्टिसिपल फ्रेज पहचानने का तरीका ये है कि उसके आगे पीछे कोई ना कोई एक नाउन जरूर होगा। देखो यहाँ पे ये नाउन है, आगे तो नहीं है तो पीछे है। अच्छा, और एक और तरीका है कि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पे बना है, बिफोर कंप्लीट को हमने बिफोर कंप्लीटिंग कर दिया, इसको हम आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज से जब हम पार्टिसिपल मतलब रिड्यूस करते हैं तो उसको पहचानने का तरीका है कि वहां पे हमको सब्जेक्ट और वर्ब लगा के हु वॉज या विच वॉज या हु इज विच इज लगा के हम देख लेते हैं। तो इसमें पहचानने का तरीका ये है कि कैसे ये एडवर्ब क्लॉज से लिया गया है, आप इसको मूव कर सकते हैं। यानी बिफोर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो लिख के बता रही हूँ आपको कि बिफोर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 2 को हम आगे पीछे दोनों ले जा सकते हैं। कैसे? पहले हम ये लिख सकते हैं, यू शुड कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 बिफोर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 2, या बिफोर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 2 यू शुड कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। इसको हम ऐसे वैसे चेंज कर सकते हैं। तो दो चीज हो गया, पहला जो है
मतलब रिड्यूस किया जाता है और दूसरा जो है उसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि और कौन सा तरीका है जिससे हम पहचान सके कि पार्टिसिपल फ्रेज है। तीसरा रूल जो है वो ये है कि पार्टिसिपल को हम किसी भी नाउन के पहले ला सकते हैं और उसको बाद में भी ला जा सकते हैं। अगर हम पहले लाएंगे तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाएगा, और अगर हम उसको बाद में लाएंगे तो प्रेडिकेटिव यूज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेडिकेटिव यूज होने के लिए वर्ब भी होना जरूरी है। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा रही हूं, अगर एक नाउन है तो उसके पहले भी पार्टिसिपल आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो कैसे, अगर हमने यहाँ पे लिखा द गर्ल, अच्छा सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले आ सकता है। मैंने लिखा डांसिंग गर्ल, यानी नाचने वाली लड़की। ठीक है, डांसिंग गर्ल एट द बार। अब ये क्या है बेटा, एट द बार, इसको फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ये यहां तक हमारा पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। डांसिंग गर्ल एट द बार मतलब बार में नाचने वाली लड़की। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि पार्टिसिपल को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस गर्ल की विशेषता बताया जा रहा है कि कौन सी लड़की, डांसिंग गर्ल एट द बार। एट द बार ये जो है प्रेपोजिशन फ्रेज है बेटा, और प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो हमेशा किसी एडवर्ब का काम करती है, बताती है कहाँ, कब, कैसे। तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल कहाँ पर, एट द बार, और ये टोटल मिलाकर जो है हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल एट द बार, नाचने वाली जो लड़की जो है बार में, यहां तक हमारा एक पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम पहले इस नाउन को लाएंगे और बाद में पार्टिसिपल लाएंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, द गर्ल डांसिंग एट द बार। ठीक है, डांसिंग गर्ल एट द बार, द गर्ल डांसिंग एट द बार। अब इसमें हमने क्या किया, देखो मेन हमारा ये नाउन है, तो पार्टिसिपल उसके पहले भी आ सकता है और इस नाउन के बाद भी आ सकता है। तो ये दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, डांसिंग गर्ल एट द बार, द गर्ल डांसिंग एट द बार। ठीक है, मैंने लिखा कि डांसिंग गर्ल एट द बार गैदर्ड अ लॉट ऑफ अप्लॉसेस, या द गर्ल डांसिंग एट द बार गैदर्ड लॉट ऑफ अप्लॉसेस, या डांसिंग गर्ल एट द बार इज माई कजन, जो लड़की वहां पे नाच रही बार में मेरी कजन है। द गर्ल डांसिंग एट द बार इज माई कजन। तो ये जो है हम इस तरह से इस नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और जो है उसका तरीका आप देखिए। अब जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्टिसिपल पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी जेरेंड फ्रेज में पार्टिसिपल आके एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ध्यान दीजिए, किसी भी जेरेंड फ्रेज में पार्टिसिपल आकर एक एडजेक्टिव का, जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकता है, वैसी तरह पार्टिसिपल जो है जेरेंड फ्रेज में भी आ सकता है। कैसे, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिए, टॉकिंग ऑन द फोन। अब बेटा यहां तक देखो, टॉकिंग ऑन द फोन। अब ये जो है टॉकिंग वर्ड जो है किसी फोन को डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है ना, तो ये जेरेंड है, यहाँ पे बात करना। टॉकिंग ऑन द फोन, यहाँ पे ये बात करते हुए फोन पर है, लेकिन यहाँ पे बेटा ध्यान दो कि ये कोई भी जो है पार्टिसिपल यहाँ नहीं है, या पार्टिसिपल का काम कर रहा है यहाँ पे टॉकिंग ऑन द फोन। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि टॉकिंग जो है ये फोन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, या शाइनिंग फोन, या अगर हमने कहा कि स्टनिंग फोन, या अगर हमने कहा कि शिमरिंग फोन, किसी भी तरह को फोन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। लेकिन टॉकिंग ऑन द फोन, शी एट हर ब्रेकफास्ट। अब इस सेंटेंस को देखिए,
टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात करते हुए उसने ब्रेकफास्ट खाया। अच्छा, तो अब जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जेरेंड फ्रेज है जो जेरेंड के अंदर, जेरेंड फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल जो है घुसकर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, यहां तक जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है, चूंकि जेरेंड फ्रेज है, पार्टिसिपल इसके अंदर घुसा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये हिट करेगा एक प्रोनाउन को या नाउन को। तो ये पहचानने का तरीका है, टॉकिंग ऑन द फोन शी, समझ में आ रहा है? या टॉकिंग ऑन द फोन मीना एट हर ब्रेकफास्ट, टॉकिंग ऑन द फोन रवि एट हिज ब्रेकफास्ट, या टॉकिंग ऑन द फोन माई मदर एट हर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे एक नाउन को हिट करेगा, आप पहचान जाएंगे कि जेरेंड फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल जो है वो इंसर्ट होके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका ये टेस्ट यहाँ पे जाके किसी वर्ब से टकराता है, यानी कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, कोई वर्ब है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरी की पूरी जेरेंड फ्रेज है। क्योंकि अच्छा, अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि टॉकिंग ऑन द फोन, शी को हटा दिया हमने क्योंकि नाउन प्रोनाउन को पार्टिसिपल डिस्क्राइब करता है, इसकी जगह हमने लिखा कि टॉकिंग ऑन द फोन, चूंकि देखो जेरेंड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ तक, टॉकिंग ऑन द फोन। तो इसके लिए फिर एक वर्ब की जरूरत है, क्योंकि किसी वर्ब का सब्जेक्ट ही तो जेरेंड होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसको जो है जेरेंड बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं टॉकिंग ऑन द फोन इज अ वेरी, क्या बोलेंगे, टॉकिंग ऑन द फोन इज वेरी इजी वे टू कनेक्ट विथ पीपल। ठीक है, वे टू कनेक्ट विथ पीपल। अब देखो इतना लंबा हमने बना दिया, तो लेकिन हमारा मकसद इसको लंबा या छोटा बनाना नहीं है, हमको ये देखना है कि अगर जो है किसी ये फ्रेज के बाद कोई वर्ब आता है तो ये जेरेंड का काम कर रहा है, अगर इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो ये पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है कि किसी भी जेरेंड फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल जो है घुसकर किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं लिख के बता रही हूं। अगर मैंने बोला कि अगर मैंने बोला सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, एक नाउन लगाते हैं, टॉम क्लीन्स, या क्लीन्ड कर देते हैं, क्लीन द फ्लोर। अब इसको देखो, गाना गाते हुए टॉम ने क्लीन किया फ्लोर को। अब यहाँ क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग टॉम क्लीन द फ्लोर। अब यहाँ पे देखो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है, और हम पहचानेंगे कैसे पार्टिसिपल फ्रेज है। ये देखो, ये एक नाउन को हिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम जेरेंड बनाना चाहे तो हमको एक वर्ब लाना पड़ेगा और इसको हम सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ वेरी गुड हैबिट, सिंगिंग अ सॉन्ग इज स्ट्रेस बस्टर, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अगर इज, एम, आर कुछ आ जाए, एम तो नहीं आएगा, इज, वॉज कुछ आ जाए, आप समझ जाएगा जेरेंड फ्रेज है। फिर जो है आप जेरेंड टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। टॉकिंग ऑन द फोन शी एट हर ब्रेकफास्ट को, टॉकिंग को की जगह अगर हम समथिंग ऑन द फोन करते, आपको पता है कि जेरेंड को रिप्लेस किया जा सकता है समथिंग से, दिस से, इट से। तो इसकी जगह एक और परीक्षा आप ले सकते हैं, समथिंग ऑन द फोन शी एट हर ब्रेकफास्ट। क्या सही लग रहा है? नहीं। इट इज ऑन द फोन शी एट हर ब्रेकफास्ट, क्या सही लग रहा है? नहीं। तो इस जेरेंड को, जेरेंड टेस्ट देखिएगा बच्चों, तो जेरेंड को हम समथिंग से, दिस से, दैट से, इट से, अगर हम उसको रिप्लेस करें तो भी हमारा मीनिंग नहीं बैठ रहा है, समझ रहे? अब इसको अगर वो वाला हम टेस्ट करें जो अभी हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज को जो है अगर हम उसको इसकी जगह बैठाएं, देखें फिट बैठ रहा है कि नहीं। टॉकिंग,
अच्छा, शी की जगह अगर हम इसको एक नाम दे दे टॉम, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टॉम हु वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एट हिज ब्रेकफास्ट। अब देखो सही हो गया। या रानी अगर हम कह दे रानी हु वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एट हर ब्रेकफास्ट। या शी हु वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, ये भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि शी को डिस्क्राइब कर रहा है। शी हु वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एट हर ब्रेकफास्ट। तो पहचाने का तरीका में देखो कि मैंने इसको एडजेक्टिव क्लॉज बना के देख लिया, तो ये इसमें खरा उतर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पार्टिसिपल है, जेरेंड फ्रेज नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है जेरेंड फ्रेज है और कौन सा जो है आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। तो पिछला वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैंने जेरेंड टेस्ट किया है और आपको बताया कि कैसे पहचाने कि सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। और आज के वीडियो में मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लेकिन जो है मुझे कमेंट चाहिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितना पसंद आता है। एक आध सेंटेंस भी बना के भेजिए, तभी मुझे जो है मेरी मेहनत सफल होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।